मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का 15वां पाठ विराम चिन्ह। विराम का तात्पर्य है रुकना। यदि हम कहीं बाहर जा रहे हैं और समय समय पर न रुके तो सड़क के नियमों का उल्लंघन होता है। उसी प्रकार जब हम कुछ बोल रहे हैं और यदि बिना रुके कुछ बोलते जाएं तो भावों की अभिव्यक्ति पूर्ण रूप से नहीं हो पाती। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। तो बेटा ये दोनों वाक्य एक ही जैसे हैं, बिल्कुल सेम है, लेकिन सिर्फ एक छोटे से कोमा की वजह से इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर हो गया है। कैसे? एक बात हो गई है कि रोको मत जाने दो। जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है तो हम बोलेंगे रोको मत जाने दो, और रोको मत के बाद अगर हम कोमा लगाते हैं तो क्या बोलेंगे? रोको मत जाने दो। मतलब किसी को हम रोक रहे हैं तो कोई कहता है कि रोको मत जाने दो। तो बेटा इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर हो गया है, सिर्फ एक कोमा की वजह से। तो ऊपर लिखे दोनों वाक्यों को पढ़कर आप स्वयं ही समझ जाएंगे कि बोलते समय बीच में रुकना कितना आवश्यक है। विराम चिन्ह के लगने मात्र से भाव बदल जाता है। मन में अनेक भाव पैदा होते हैं, कभी दुख के, कभी घृणा के, कभी आश्चर्य के, कभी खुशी के और कभी कभी तो प्रश्न पूछने के। इन भावों को बिना रुके या बिना विराम चिन्हों के प्रकट नहीं किया जा सकता। जैसे श्याम ने राम से कहा, आज रास्ते में एक ट्रक व बस की जबरदस्त टक्कर हुई। राम बोला, अच्छा। यहाँ प्रयोग किया गया अच्छा शब्द अपने आप में पूर्ण वाक्य है, जो सुनने वाले के मन की स्थिति को पूर्णतः व्यक्त कर रहा है। अच्छा के बाद लगना, ये जो है ये होगा बेटा हमारा विस्मयादि बोधक। यानी कि जब हम कोई बात आश्चर्य से बोलते हैं तो ये वाला साइन आता है, ये वाला चिन्ह आता है। विराम चिन्ह वक्ता के विस्मय को प्रकट कर रहा है। विस्मय मतलब वही आश्चर्य वाली बात बोली थी जो मैंने अभी, कि हम आश्चर्य जब हम प्रकट कर रहे हैं तो हमें ये वाला जो साइन है, ये वाला जो चिन्ह है, इसका प्रयोग करना पड़ता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि हमने कौन सी स्थिति में अच्छा बोला। इसलिए कहा जा सकता है कि इन चिन्हों की सहायता से हम भावों की अभिव्यक्ति उचित रूप से कर पाते हैं। ऐसा न करने पर अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। यानी कि जैसे हमने भी यहाँ पर ये वाला चिन्ह लगाया विस्मयादि बोधक की अच्छा, तो क्या हुआ कि एक आश्चर्य से पूछा अच्छा, और अगर यह नहीं लगाते, हम सिर्फ पूर्ण विराम लगाते तो होता अच्छा। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि कोई सामने वाला सोचेगा कि ओहो इसको तो बात अच्छी लगी है इसलिए इसने बोला है अच्छा। इसलिए बेटा यह जो चिन्ह होते हैं इनका बहुत ही अधिक महत्व होता है। अगर हम इनको अपने ज़िंदगी में, जीवन में या लिखने में, बोलने में प्रयोग नहीं करेंगे तो उसका उल्टा ही मतलब बन जाता है। हिंदी लेखन में निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। पूर्ण विराम होता है ना, फुल स्टॉप। पूर्ण विराम की हमने पूरी बात बोल दी और पूर्ण विराम लगा दिया या फिर फुल स्टॉप लगा दिया। अर्ध विराम, सेमीकोलन, यानी कि जो हमने आधी बात बोली, मतलब हमें पूरी बात बोलनी है लेकिन हमें थोड़ा बीच में रुकना भी है, तो वहां पर हम अर्ध विराम का प्रयोग करेंगे। अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, आदेश चिन्ह, कोष्टक चिन्ह और लाघव चिन्ह। तो बेटा ये 11 चिन्ह होते हैं। तो एक बार इनका सबका हम साइन देख लेते हैं, चिन्ह देख लेते हैं कैसा होता है। तो बेटा जो ये यहाँ पर ये पूरा डंडा लग जाता है तो ये बन जाता है पूर्ण विराम, और एक छोटा सा डॉट और ये कोमा लग जाता है, ये होता है हमारा अर्ध विराम, और एक कोमा छोटा सा होता है वो होता है हमारा अल्प विराम, और जो ऐसा वाला चिन्ह होता है वो होता है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। यानी कि जब हम कोई प्रश्न किसी से कर रहे हैं तो उसमें हमेशा हमें ये वाला साइन लगाना पड़ता है। विस्मयादि बोधक, ये वाला जो अभी ऊपर बताया था,
योजक चिन्ह ये छोटा सा, उद्धरण चिन्ह ये वाले कोमा बेटा, निर्देशक चिन्ह ये होता है डैश होता है जो, आदेश चिन्ह ये वाला साइन होता है बेटा, जो होता है ना कई बार इंग्लिश में भी बोलते हैं फॉलोइंग, है ना, तो ये वो वाला साइन होता है। कोष्टक चिन्ह ये ब्रैकेट होते हैं जो, ये कोष्टक चिन्ह होते हैं। लाघव चिन्ह ये जीरो, यानी कि जब हम कोई मान लो बड़ी चीज ना बोल करके एक पहला अक्षर लिखकर और ऐसे ही ये जीरो वाला साइन बना देते हैं तो हमारा वो पूर्ण रूप से शब्द बन जाता है। जैसे डॉक्टर लिखना होता है हमें, तो हम पूरा डॉक्टर नहीं लिखेंगे, सिर्फ ड लिख करके और ये वाला जीरो लगा देंगे तो हमारा वो पूरा डॉक्टर बन जाएगा, यानी कि हम उसको डॉक्टर ही पढ़ेंगे। पूर्ण विराम, वाक्य सामान्य हो या निर्देशात्मक, पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य समाप्ति पर किया जाता है। जैसे कल मेरी छुट्टी है, आप यहाँ आइए, राम के 2 पुत्र थे। तो पूर्ण विराम का प्रयोग बेटा वो होता है जब हम पूरी बात बोलने के बाद जब हम रुक जाते हैं तो वो होता है पूर्ण विराम, यानी कि पूरा बोल लिया अब हमने, अब हमें रुकना है, तो उसको बोलते हैं पूर्ण विराम। अर्धविराम, पूर्ण विराम की तुलना में थोड़े कम रुकने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे किया जाता है, अर्धविराम का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में होता है। उदाहरण सूचक शब्द जैसे से पहले। विराम चिन्हों के कई प्रकार होते हैं जैसे पूर्ण विराम, अर्धविराम आदि। अनाधिकरण वाले वाक्यों, एक जैसे वाक्यों में मुख्य भाव पर बल देने के लिए, जैसे दादाजी ने पास बुलाया, प्यार से बैठाया और पीठ ठोकी, यानी थपथपाई या फिर पीठ पर हाथ रखा। तो बेटा जब ये वाली बात बोली जा रही है कि दादाजी ने पास बुलाया, तो उसके बाद हमें ये वाले साइन का प्रयोग करना पड़ेगा, ये वाला जो चिन्ह है, उसके बाद हम अपना आगे बात बोलेंगे, अपना वाक्य लिखेंगे और फिर इसके बाद पूर्ण विराम लगा देंगे। अल्प विराम, वाक्य में जहाँ थोड़ा रुक कर आगे चला जाए वहाँ अल्प विराम का प्रयोग होता है। एक प्रकार के कई शब्दों के प्रयोग होने पर उन्हें अलग करने के लिए संबोधन के बाद हाँ पर बल देने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे राम, श्याम और मोहन भाई हैं, बहन जी जरा रुकिए। तो क्या हो गया, अगर हम सीधा बोल दें राम, श्याम, मोहन भाई हैं, तो बेटा ये सही सा नहीं लगेगा ना, तो बीच बीच में हमें कहीं कहीं जहाँ पर रुकने की आवश्यकता है वहाँ पर हम अपना ये छोटा सा जो साइन है ये वाला अल्प विराम का ये लगा देंगे, तो हमारा उचित वाक्य बन जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए वहां पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्न चिन्ह का प्रयोग होता है। क्या आज कोई आएगा, तो ये वाला चिन्ह आ गया, जब कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो ये वाला चिन्ह आएगा। आपने मुझे क्यों बुलाया, तो इसमें भी बेटा यही वाला चिन्ह का प्रयोग होगा। विस्मयादि सूचक चिन्ह, आश्चर्य, भय, घृणा, हर्ष, शोक आदि भावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि अच्छा ये बात ऐसे थी, तो ये आश्चर्य वाली हो गई, तो जो अच्छा हमने बोला ना उसके पीछे हमें विस्मयादि सूचक चिन्ह लगाना पड़ेगा। और अगर कोई भय हो या घृणा हो कि अरे इसने तो बहुत ही गलत काम किया, तो घृणा हो गई ना, अरे, तो फिर उसमें भी हम यही वाले चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है बेटा। योजक चिन्ह, योजक का अर्थ है जोड़ने वाला, इसलिए योजक 2 शब्दों के जोड़ने के लिए अर्थात सामासिक पदों, पुनरुक्त या युग्म शब्दों के बीच में लगाया जाता है। जैसे माता पिता, भाई बहन, नए नए, जैसे जैसे, भीड़ भाड़ आदि। तो बेटा कई बार हम लिखते हैं ना माता पिता, पाप और पुण्य, है ना, 2 बातें लिखते हैं तो बीच में छोटा सा साइन दे देते हैं, ये वाला चिन्ह दे देते हैं, तो यही होता है हमारा योजक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण इकहरे या दुहरे 2 प्रकार के होते हैं। किसी दूसरे की कही हुई बात को ज्यों का त्यों बताने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे भाष ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो बेटा इसमें यह बताया गया है
कि जब हम कोई स्पेशल बात या कोई भी एक ऐसी बात जिस बात पर जोर दिया जा रहा है, बल दिया जा रहा है कि उसको हमें अच्छे से बतानी है, उस बात को कई बार हम ब्रैकेट के इस वाले साइन के अंदर रख देते हैं। यह होता है हमारा उद्धरण चिन्ह। ठीक है बेटा। वाक्य के मध्य में किसी विशेष व्यक्ति, ग्रंथ आदि की विशेषता प्रकट करने के लिए इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे रामायण तुलसीदास जी की उत्कृष्ट रचना है। भारतीयों को दक्षिण अफ्रीका में कुली कहा जाता था। निर्देशक चिन्ह, किसी बात का उत्तर या उदाहरण आगे दिया जाना हो तो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे रोहन, आज मैं दशहरा मेला देखने जा रहा हूँ। नेहा, मुझे घर जल्दी जाना है। तो बेटा जो होता है ना, संवाद लिखते हैं हम कई बार, है ना, तो उसमें क्या होता है कि एक बंदा बोल रहा है, फिर दूसरा बोलता है। तो जब एक बोलता है तो हम ऐसा चिन्ह लगा करके फिर उसकी बात लिखते हैं, फिर दूसरे का नाम लिख करके फिर वो उसकी बात लिखते हैं। तो ऐसे ही बेटा जो संवाद बोला जाता है उसमें निर्देशक यानी ये डैश वाला चिन्ह का प्रयोग होता है। आदेश चिन्ह, किसी विषय को कर्म से लिखना हो तो विषय कर्म व्यक्त करने के पूर्व आदेश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। व्याकरण के निम्नलिखित तत्व हैं। तो बेटा आदेश चिन्ह में यह बताया गया है कि जब हम कोई बात बोल रहे हैं कि ये निम्नलिखित बात थी, या फिर उसके इतने भेद थे, या फिर उसके इतने प्रकार थे, तो फिर हम ऐसे वाला साइन दे करके बात को आगे बढ़ाते हैं कि उसके कितने भेद थे या कौन कौन सी बातें बोली गई थी, नंबर 1 नंबर 2। तो ये वाला चिन्ह दे करके हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो इसी को बोलते हैं आदेश चिन्ह। कोष्टक चिन्ह, तो कोष्टक जो ये ब्रैकेट होते हैं ना बेटा, ये सारे ब्रैकेट होते हैं, इनको कोष्टक बोलते हैं हिंदी में। किसी पद का अर्थ प्रकट करने के लिए या किसी वाक्यांश का अर्थ प्रकट करने के लिए या नाटक में पात्र की क्रिया आदि का चित्रण करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे सतत लगातार अध्ययन करने से हर कार्य आसान हो जाता है। द्वारपाल सिर झुकाकर, राजन संवाददाता आना चाहता है। तो बेटा जब हम कोष्टक में मतलब कोई बात हमने बोल दी, एक बार हमने कोई बात या शब्द हमने लिख दिया, तो उसका अर्थ समझाने के लिए या फिर उसको वो क्या स्थिति कर रहा है, किस पोजीशन में है, वो चीज़ बताने के लिए भी हम कई बार कोष्टक का प्रयोग करते हैं। लाघव चिन्ह, तो ये वाला साइन होता है बेटा लाघव चिन्ह का। किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त में लिखने के लिए शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे लाघव चिन्ह शून्य का प्रयोग होता है। जैसे पंडित, तो ये हमने पा लिख दिया और ये 0 का साइन लगा दिया, तो ये हमारा पूरा बन जाएगा पंडित, यानी कि हम इसको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ये 0 लगा दिया तो हमारा इसी से ही हम इसको समझ जाएंगे कि ये पंडित लिखा हुआ है। ऐसे यहाँ पर डॉक्टर, अभी मैंने बताया था पीछे कि जब हम डॉ करके ये 0 लगा देते हैं तो उसको हम डॉक्टर ही पढ़ेंगे। तो बेटा यह था हमारा विराम चिन्ह। विराम मतलब रुकना और चिन्ह मतलब साइन, कि हमें कहाँ कहाँ पर रुकना पड़ता है, कहाँ पर हमें इन चिन्हों का कहाँ कहाँ प्रयोग करना पड़ता है। अगर हम इन चिन्हों का प्रयोग नहीं करेंगे और बोलते ही जाएंगे तो हमारा सारा का सारा बोला हुआ लिखा हुआ सब बेकार जाएगा, कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि हमने क्या बोला है क्या लिखा है। तो बेटा उम्मीद करती हूँ कि आज का पाठ आपको समझ में आ गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।